हेलो गाइस, आज हम आईसीटी इन एजुकेशन के बारे में स्टडी करेंगे। जैसे कि आपको मालूम है, आईसीटी का मतलब होता है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। मतलब टेक्नोलॉजी का यूज़ करके इंफॉर्मेशन को कम्युनिकेट करना। इसका मतलब क्या हुआ? जो टेक्नोलॉजी कोई भी यूज कर सकते हैं हम। जैसे हम प्रोजेक्टर का यूज़ कर रहे हैं, आप यूट्यूब के द्वारा वीडियो देख रहे हैं, ये सब टेक्नोलॉजी है। टेक्नोलॉजी का यूज़ करके किसी भी तरह की इन्फॉर्मेशन हो, ठीक है, आपकी पढ़ाई से रिलेटेड हो सकती है वो, या किसी भी क्षेत्र की हो सकती है, उसको कम्युनिकेट करना, समझना, समझाना, दूसरों को बताना। तो ये आईसीटी का मेन पर्पज़ होता है, टेक्नोलॉजी के द्वारा इन्फॉर्मेशन को कम्युनिकेट करना। ठीक है, इसमें हम देखते हैं सबसे पहले फर्स्ट यूनिट में इंट्रोडक्शन टू आईसीटी इन्वायरमेंट। ये क्या है? आप इसको रीड भी कर लेना यहाँ से। इसमें बताया गया है कि आईसीटी कैसे हमारी डेली लाइफ में बहुत यूज़फुल है, कैसे हम उसके आईसीटी का यूज़ करके अपने डेली के काम को ईजी बना सकते हैं। ठीक है, इसमें एग्जाम्पल पढ़ेंगे आप। आंकड़ों का जोड़-तोड़ एवं स्टोरेज करना, मतलब डाटा मैनिपुलेशन करना, उसको प्रोसेस करना। शिक्षा के क्षेत्र में, हॉस्पिटल्स में, ठीक है, आप देख रहे होंगे कि हॉस्पिटल में रोबोटिक्स आ गया है, ठीक है, रोबोट्स ऑपरेशन तक कर रहे हैं। और बहुत सारी मशीन है, ईसीजी की मशीन है जहाँ पे रीडिंग चलती रहती हैं। तो वो सब आईसीटी के कारण ही संभव हो पाया है। ठीक है, और हम क्या कर सकते हैं? ईमेल, चैटिंग, बैंकिंग में ऑनलाइन बैंकिंग कर सकते हैं, ई बैंकिंग कर सकते हैं, एजुकेशन में यूज़ करते हैं आईसीटी का, एंटरटेनमेंट में यूज़ करते हैं, और साइंस के क्षेत्र में, आर्ट एंड डिजाइन के क्षेत्र में। ठीक है, तो ये आईसीटी के मेन मेन एरिया हैं जहाँ पे हम आईसीटी का यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं कि कंप्यूटर कितने टाइप्स के होते हैं। तो सबसे पहले डेस्कटॉप, लैपटॉप एंड पाम टॉप, तीन तरह के कंप्यूटर आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे होंगे। डेस्कटॉप का मतलब होता है जिस इसको हम मेज के ऊपर रखकर उपयोग कर सकते हैं, टॉप ऑफ द डेस्क। ठीक है, डेस्क मतलब मेज। तो जो कंप्यूटर को हम डेस्क के ऊपर रखकर यूज़ करते हैं, दिस इज कॉल्ड डेस्कटॉप। सेकंड वन इज़ लैपटॉप। इसको हम अपने पैरों के ऊपर रखकर उपयोग कर सकते हैं, है ना? लैप का मतलब गोदी भी होता है, टॉप ऑफ लैप। तो दिस इज़ कॉल्ड लैपटॉप। एंड थर्ड वन इज़ पाम टॉप। पाम टॉप क्या होता है? पाम मतलब होती है हथेली। तो जिसको हम अपनी हथेली पर रखकर उपयोग कर सकते हैं। जैसे आप देखते होंगे टैबलेट या जितने भी मोबाइल फ़ोन एक्सेट्रा हैं, वो सब हमारे पाम टॉप कंप्यूटर हैं। तो हमारे कंप्यूटर तीन टाइप से डिफ़ाइन कर सकते हैं हम। और ये जो है, आप देख रहे होंगे ऊपर, आकार के आधार पर, मतलब साइज़ के अकॉर्डिंग हमने डिफ़ाइन किया है। ठीक है, एक कंप्यूटर की और हम कैटेगराइज़ कर सकते हैं कंप्यूटर को, जैसे मेन फ्रेम कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, ये हम आगे देखेंगे कि ये किस टाइप के होते हैं। चलो, अब हम देखते हैं कि कंप्यूटर जो बनाया गया था 1822 ईस्वी में, लगभग 1822 ईस्वी में बना था। और किसने बनाया था? चार्ल्स बेबेज ने बनाया था। ठीक है, चार्ल्स बेबेज ने 1822 ईस्वी में कंप्यूटर का निर्माण किया था। जब उन्होंने कंप्यूटर का निर्माण किया तो उन्होंने क्या सोच के किया था? सबसे पहले उन्होंने देखा, एक व्यक्ति होता है, व्यक्ति अपने कानों से इंफॉर्मेशन को रिसीव करता है, या आँखों से इंफॉर्मेशन को रिसीव करता है। ठीक है, और उसके बाद उसका जो ब्रेन होता है उस पे प्रोसेसिंग करता है। उसके बाद प्रोसेसिंग करने के बाद अगर उसको कुछ कहना होता है, आउटपुट देना होता है, तो वो मुँह से बोलकर आउटपुट देता है। ठीक है, और उसके बाद उस सारी घटना को वो अपनी मेमोरी में स्टोर भी करके रखता है। तो उन्होंने देखा कि एक व्यक्ति मेनली 4 काम करता है। ठीक है, अगर सपोज़ मैं आपसे क्वेश्चन पुट अप करूँ, व्हाट्स योर नेम? तो आप तुरंत जवाब देंगे, माय नेम इज़ दिस जो भी होगा। तो कैसे हो पा रहा है वो? सबसे पहले मैंने क्वेश्चन पुट अप किया, तो आपने कैसे रिसीव किया उस क्वेश्चन को? अपने कानों से रिसीव किया। ठीक है, उसके बाद आपके ब्रेन ने उस पे प्रोसेसिंग की कि क्वेश्चन क्या पूछा गया था, और प्रोसेसिंग करने के बाद उसका आउटपुट आपने मुँह से बोलकर दे दिया। ठीक है, और इस घटना को आपने अपनी मेमोरी में भी स्टोर किया। तो हमने 4 चीज़ पढ़ी: इनपुट, आउटपुट, प्रोसेसिंग एंड मेमोरी। ठीक है, तो कंप्यूटर के मेन 4 पार्ट्स होते हैं: इनपुट यूनिट, आउटपुट यूनिट, सीपीयू यूनिट, और एक पार्ट और हम आगे पढ़ेंगे जिसका नाम है मेमोरी यूनिट। ठीक है, अब आप देखो यहाँ पे तीनों की डेफिनेशन आपको दिख रही होगी। इनपुट यूनिट
इस भाग से कंप्यूटर में डाटा एंट्री और आदेश दिया जा सकता है। इनपुट यूनिट का एग्जांपल जैसे कीबोर्ड, माउस, है ना, स्कैनर। इनका मतलब क्या होता है? अंदर जाना। जो सिग्नल्स को कंप्यूटर के अंदर तक ले जाए उसको हम बोलते हैं इनपुट यूनिट। जैसे कीबोर्ड, कीबोर्ड से हमने कोई की प्रेस की तो सिग्नल कंप्यूटर के अंदर जाएगा या कंप्यूटर से बाहर आएगा? तो कंप्यूटर के वो अंदर जाएगा, इसलिए वो इनपुट यूनिट है। माउस से हमने कोई क्लिक प्रेस किया तो सिग्नल अंदर जा रहा है, ठीक है। आउटपुट यूनिट क्या होता है? जो सिग्नल्स को बाहर लाता है, प्रोसेस डाटा को बाहर लेके आता है, वो होता है हमारा आउटपुट यूनिट। जैसे आपका प्रिंटर है, प्रिंटर को हम कमांड देते हैं तो उससे पेज बाहर निकल के आता है, तो वो आउटपुट यूनिट है। स्पीकर से आवाज़ बाहर आती है, स्पीकर के अंदर नहीं जाती, स्पीकर से आवाज़ बाहर आती है, तो स्पीकर क्या हो गया? आउटपुट यूनिट हो गया। हम माइक के अंदर बोलते हैं तो माइक के अंदर आवाज़ जा रही है तो इनपुट हो गया, स्पीकर के बाहर आ रही है तो स्पीकर आउटपुट हो गया। कैमरे, कैमरे देखे होंगे आपने, तो कैमरे के अंदर जा रही है इंफॉर्मेशन, ठीक है, तो कैमरा इज कॉल्ड इनपुट डिवाइस। प्रोजेक्टर, प्रोजेक्टर हमें कोई भी आउटपुट दिखाता है तो प्रोजेक्टर आउटपुट हो गया। स्कैनर, स्कैनर इनपुट हो गया, है ना। ऐसे हम इनपुट और आउटपुट डिवाइस में डिफरेंस कर सकते हैं। जो सिग्नल्स को अंदर की ओर ले जाएं दिस इज कॉल्ड इनपुट, एंड जो सिग्नल्स को बाहर लाएं वो आउटपुट। एक होता है हमारे पास सीपीयू, सीपीयू इज कॉल्ड द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ठीक है। जैसे व्यक्ति के पूरे शरीर में जो उसका ब्रेन होता है वो मेन होता है ना, सारी प्रोसेसिंग उसका ब्रेन करता है व्यक्ति का। ऐसे ही कंप्यूटर का जो ब्रेन कहा जाता है वो सीपीयू को कहा जाता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सीपीयू। सीपीयू इज द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, ठीक है। ऐसे ही देखो यहाँ पे इस भाग को कंप्यूटर का दिमाग कहा जाता है। जिस तरह से हमारे शरीर का सबसे महत्वपूर्ण भाग हमारा दिमाग है, जो हमारे शरीर के सारे निर्णय लेता है, उसी तरह से कंप्यूटर के सारे निर्णय सीपीयू में लिए जाते हैं। तो समझ में आ गया होगा सीपीयू क्या है। सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है। और इसमें एक यूनिट और मेन आती है, मेमोरी यूनिट, जो अभी इसमें नहीं लिखी हुई, वो मैं आगे बताऊंगा। मेमोरी का काम होता है इंफॉर्मेशन को या जो भी हम उसमें काम कर रहे हैं उस काम को सेव करके रखना, ठीक है। प्राइमरी और सेकेंडरी ये हम आगे पढ़ेंगे मेमोरी किसे कहते हैं, ठीक है। अब इसमें देखो तीन चीज़ मेन आई, एक डायग्राम बना हुआ है, डाटा इनपुट, देन प्रोसेसिंग एंड देन आउटपुट। सबसे पहले इनपुट होता है, फिर प्रोसेसिंग होता है और फिर आउटपुट होता है, और फिर उस आउटपुट को हम सेव भी कर लेते हैं। अच्छा, कंप्यूटर को कैसे स्टार्ट किया जाता है? कंप्यूटर को स्टार्ट करने के लिए हमको सीपीयू पर मौजूद स्टार्ट बटन को दबाना होता है। देखो यहाँ पे कंप्यूटर का जो डायग्राम दिया गया है इसमें कंप्यूटर के मेन मेन कंपोनेंट्स दे रखे हैं, मॉनिटर, सीपीयू, कीबोर्ड, माउस, ठीक है। एक कंपोनेंट इसमें हम और भी ऐड कर सकते हैं, यूपीएस, और कर सकते हैं स्पीकर, प्रिंटर, प्रोजेक्टर, ठीक है। लेकिन मेन ये जितने भी रखे हैं मॉनिटर, सीपीयू, कीबोर्ड, माउस, ये मेन कंपोनेंट इसलिए कहे गए हैं क्योंकि इनके बिना हम कंप्यूटर नहीं चला पाएंगे, ठीक है। मॉनिटर की स्क्रीन होना बहुत ज़रूरी है, सीपीयू होना बहुत ज़रूरी है, और ये दोनों चीज़ है, और कीबोर्ड और माउस का होना भी बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अब मॉनिटर का तो यूज़ आपको समझ में आ गया। मॉनिटर का काम होता है हम जो भी काम कर रहे हैं वो उस पर शो करेगा, दिखेगा हमें। सीपीयू ब्रेन हो गया, एक तरीके से मशीन हो गई चलाने के लिए, और कीबोर्ड का और माउस का यूज़ हो गया इनपुट देने के लिए काम करता है, ठीक है। सीपीयू की फुल फॉर्म होगी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। एक होता है हमारे पास यूपीएस, यूपीएस बोलते हैं अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई। जैसे आप लोगों के घर में इन्वर्टर होता है, जब लाइट चली जाए तो इन्वर्टर से लाइट चलती रहती है, ठीक है। जैसे आप टीवी देख रहे हैं और लाइट चली गई और इन्वर्टर से कनेक्ट कर रखा है आपने, तो टीवी चलता रहेगा, बंद नहीं होगा, है ना। बीच में डिस्टर्बेंस नहीं होगा, कोई सीरियल आ रहा है आपका तो रुकेगा नहीं। ऐसे ही जब हम कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं और हमने यूपीएस नहीं लगा रखा और लाइट चली गई तो कंप्यूटर डायरेक्ट शट डाउन हो जाएगा, और उससे जो हम काम कर रहे थे वो काम भी बीच में रुक जाएगा। और ऐसा भी हो सकता है अगर हमने उस काम को सेव नहीं किया था, उस काम को सेव नहीं किया था तो वो हमारा लॉस हो जाएगा। तो इसलिए हम यूपीएस भी लगा सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर हम यूपीएस नहीं लगाते तब भी हमारा कंप्यूटर चलेगा।
ठीक है, अब बात करते हैं एक मेन चीज़ की जिसका नाम है ऑपरेटिंग सिस्टम। हमने कंप्यूटर के ब्रेन के बारे में पढ़ लिया कि सीपीयू होता है। अगर बात करें कि कंप्यूटर का हार्ट किसे कहते हैं, दिल, कंप्यूटर का दिल। जैसे व्यक्ति के शरीर में 2 पार्ट मेन होते हैं, एक तो उसका ब्रेन और एक उसका हार्ट, दिल। ऐसे ही कंप्यूटर का जो ब्रेन है वो उसको सीपीयू बोलते हैं और जो कंप्यूटर का हार्ट है उसको ऑपरेटिंग सिस्टम बोलते हैं। ठीक है? ऑपरेटिंग सिस्टम किससे रिलेट कर रहे हैं हम? बॉडी के किस पार्ट से? बॉडी में जो हार्ट होता है उससे रिलेट कर रहा हूँ मैं। ठीक है? क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि जैसे हार्ट का काम क्या होता है? हार्ट का काम क्या होता है? ब्लड को सर्कुलेट करना, पूरी बॉडी में सर्कुलेट करता है वो। ठीक है? ऐसे ही जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो पूरे कंप्यूटर को एक एनवायरनमेंट देता है। मतलब हम कह सकते हैं पूरे कंप्यूटर को चलाने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम की रिक्वायरमेंट है। देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यह उपयोगकर्ता यूजर और कंप्यूटर के बीच की कड़ी है। यूजर मतलब हम चलाने वाले, जो उपयोग कर रहा है कंप्यूटर को उसको बोलते हैं यूजर, और एक कंप्यूटर। ठीक है, अब उन दोनों को कौन जोड़ के रखेगा? ऑपरेटिंग सिस्टम जोड़ के रखेगा। इसको हम एक दूसरे एग्जाम्पल के थ्रू ईजी लैंग्वेज में समझ सकते हैं। कैसे? सपोज करो हम लोगों की, आपको पता है कि मदर लैंग्वेज क्या होती है? हिंदी लैंग्वेज, है ना? हिंदी हमारी मातृभाषा है। ऐसे ही हर व्यक्ति की अपनी मातृभाषा होती है। सपोज हम चाइना चले जाएं, चाइना की मदर लैंग्वेज चाइनीज़ है और हमारी मदर लैंग्वेज हिंदी है। अब एक हिंदी भाषा बोलने वाला जब चाइना में जाएगा तो उसको लैंग्वेज डिफरेंस आएगा, वो वहाँ की भाषा को नहीं समझ सकता। ठीक है? अगर उसको किसी वस्तु को चाहिए, कुछ कहना है, कैसे कम्युनिकेट करेगा? क्योंकि चाइना की मदर लैंग्वेज चाइनीज़ है और हमारी मदर लैंग्वेज हिंदी है। सपोज़ हमें और कोई सी लैंग्वेज नहीं आती, इंग्लिश नहीं आती, चाइनीज़ नहीं आती, केवल हिंदी आती है, और जो चाइना में हम जहाँ गए हैं जिससे बात कर रहे हैं उसको चाइनीज़ के अलावा कुछ नहीं आता, तो कैसे हम कम्युनिकेट कर पाएंगे? तो उसके लिए हमें एक इंटरमीडिएटर की ज़रूरत पड़ेगी, एक ऐसे ट्रांसलेटर की ज़रूरत पड़ेगी, ऐसे व्यक्ति की ज़रूरत पड़ेगी जो दोनों भाषाएं जानता हो। हम हिंदी में बोलें, वो उसको अनुवाद करके संस्कृत में उसको चाइनीज़ में कन्वर्ट कर दे, और जो वो चाइनीज़ में बोल रहा है उसको कन्वर्ट करके हिंदी में कन्वर्ट कर दे। ऐसे ही कंप्यूटर की जो मदर लैंग्वेज होती है वो होती है बाइनरी लैंग्वेज। हमारी मदर लैंग्वेज क्या है? हिंदी लैंग्वेज। अंग्रेजों की होती है इंग्लिश लैंग्वेज। इंग्लिश लैंग्वेज में कितने अल्फ़ाबेट्स होते हैं? 26, है ना? 26 लेटर होते हैं, ए बी सी डी ये सब मिला के जेड तक 26 लेटर होते हैं। अंग्रेजी का कोई भी वर्ड जो बनेगा इन्हीं 26 लेटर से मिलके बना होगा, है ना? आप कोई भी शब्द उठा लो इंग्लिश का, उसमें यही 26 लेटर होंगे। ऐसे ही हिंदी की वर्णमाला में 52 शब्द होते हैं, लेटर, तो हिंदी का कोई भी शब्द बनेगा तो उन्हीं अक्षरों से बनेगा। ऐसे ही हर देश की जो अपनी अपनी भाषा है उसकी वो हम वो देखें अगर डिक्शनरी, उसकी जो शब्द होते हैं, लेटर होते हैं, वो फिक्स होते हैं। ऐसे ही कंप्यूटर की मदर लैंग्वेज में केवल 2 लेटर होते हैं, 0 और 1। 0 और 1 से ही कंप्यूटर सब काम अपना कर लेता है। 0 का मतलब ऑफ और 1 का मतलब ऑन। आप देखते होंगे कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, जैसे आप पंखा ऑन करते हो तो उसकी कितनी स्टेट हो सकती है? या तो वो ऑन होगा या वो ऑफ होगा, है ना? आप उसको धीरा कर सकते हो, धीरे में कर सकते हो, तेज कर सकते हो, लेकिन उस समय तो वो ऑन ही है ना। तो मेनली 2 स्टेट होती हैं, ऑन या ऑफ। ऐसे ही लाइट है, लाइट या तो ऑन होगी या ऑफ होगा। ठीक है? क्योंकि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है तो उसकी बाइनरी लैंग्वेज क्या होती है? मदर लैंग्वेज होती है। ठीक है? मदर लैंग्वेज क्या है उसकी? बाइनरी लैंग्वेज, या इसका दूसरा नाम मशीन लैंग्वेज भी कहलाती है। ठीक है? अब देखो आप, अब हम वहीं घूम के अपने टॉपिक पे आते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? कंप्यूटर की मदर लैंग्वेज क्या है? बाइनरी लैंग्वेज। हमारी मदर लैंग्वेज क्या है? हिंदी, है ना? और या इंग्लिश, मान लो आप, हम इंग्लिश भी जानते हैं, हिंदी और इंग्लिश। और बाइनरी लैंग्वेज कंप्यूटर की मदर लैंग्वेज हो गई। तो अब हम कम्युनिकेट कैसे करें कंप्यूटर के साथ?
क्योंकि कंप्यूटर की मदर लैंग्वेज बाइनरी है और हम हिंदी या इंग्लिश जानते हैं। तो कम्युनिकेशन के लिए बीच में एक सिस्टम चाहिए हमें, जिसका नाम है ऑपरेटिंग सिस्टम। अब पढ़ो पहली लाइन क्या लिखी हुई है। यह यूजर और कंप्यूटर के बीच की कड़ी है जो यूजर से आदेश लेकर कंप्यूटर तक पहुंचाती है और कंप्यूटर के उत्तर को यूजर तक पहुंचाती है। मतलब हम कंप्यूटर को कुछ कह रहे हैं तो अपनी भाषा में कहेंगे, लेकिन ऑपरेटिंग सिस्टम उसको उसी की भाषा में समझाएगा। फिर ऑपरेटिंग सिस्टम को समझाने के बाद अब कंप्यूटर उस पर प्रोसेसिंग करेगा। प्रोसेसिंग करने के बाद जो आउटपुट आया वो उसी की लैंग्वेज में आया है, कंप्यूटर की लैंग्वेज में। अब ऑपरेटिंग सिस्टम उसकी लैंग्वेज से हमारी लैंग्वेज में आउटपुट को कन्वर्ट करके हमको देगा। ये ऑपरेटिंग सिस्टम का मेन काम हो गया। ठीक है। एक ऑपरेटिंग सिस्टम का काम और होता है। ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम एक इन्वायरमेंट प्रोवाइड करता है जिस पे हम अदर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को रन कर सकें। ठीक है। मैं इसके एग्जांपल बताता हूँ आपको। जैसे आपने विंडोज़ 7, विंडोज़ 8, विंडोज़ एक्सपी, लाइनक्स, यूनिक्स 7.2 इन सब का नाम सुना होगा। यही हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। आप सुनते होंगे कि कंप्यूटर जब आया तो उसमें हमें पहले ऑपरेटिंग सिस्टम लोड करना पड़ेगा। ऐसे ही मोबाइल में भी ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। जैसे मोबाइल में एंड्रॉयड होता है ना, iOS होता है। ठीक है। एप्पल के लैपटॉप में मैक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। ठीक है। तो स्मार्ट टीवी जो आते हैं ना, उनमें भी ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। जैसे अगर हम एलजी के टीवी की बात करें, जो एलजी का स्मार्ट टीवी है उसमें वेबोस मतलब वेब ऑपरेटिंग सिस्टम के नाम से एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। सैमसंग का जो एंड्रॉयड का एल टीवी आता है जिसको हम बोलते हैं स्मार्ट टीवी, उसमें भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। जो आप स्मार्ट वॉच देखते हो उसमें भी एक छोटा सा ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। ठीक है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम एक बहुत ही ज़रूरी सिस्टम है जो यूजर्स को और कंप्यूटर को आपस में कनेक्ट करता है। एक तरीके से मशीन को और यूजर को कनेक्ट करता है, क्योंकि दोनों की लैंग्वेज डिफरेंट है। ठीक हो गया। यह प्रोग्राम का समूह है जो कंप्यूटर के बुनियादी संचालन के लिए आवश्यक होता है। चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है। अब आप ये सब देख लेना एक बार। आईसीटी का यूज़ क्या है मैंने आपको बता दिया। आईसीटी का यूज़ हर फील्ड में होता है। इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। पहली बात तो आप ये ध्यान रखो कि आईसीटी का मतलब केवल कंप्यूटर को पढ़ना ही नहीं है। टेक्नोलॉजी का यूज़ करके कम्युनिकेशन के द्वारा इंफॉर्मेशन को समझना है। ठीक है। आप फिजिक्स पढ़ सकते हो, आप मैथ्स पढ़ सकते हो, हिंदी हिंदी पढ़ सकते हो, संस्कृत पढ़ सकते हो, एसएसटी पढ़ सकते हो। आपको सपोज हिस्ट्री समझ में नहीं आ रही तो आपने टेक्नोलॉजी का यूज़ किया, यूट्यूब का यूज़ किया और आपने लिखा कि मुगल काल का शासन आपको समझना था सपोज, तो आपने वो गूगल पे लिख दिया, यूट्यूब पे लिख दिया और समझ लिया। तो आपने टेक्नोलॉजी का यूज़ करके इंफॉर्मेशन को समझ लिया, कम्युनिकेट कर लिया। तो दिस इज़ द एप्लीकेशन ऑफ आईसीटी। ओके। आगे बढ़ते हैं। अब इसमें आप देख रहे होंगे फाइल्स एंड फोल्डर्स के बारे में। फाइल्स किसे कहते हैं और फोल्डर किसे कहते हैं। आप देख रहे होंगे यहाँ पे राइट हैंड साइड में येलो कलर का एक सिंबल बना आ रहा है, दिस इज कॉल्ड फोल्डर्स। और फाइल्स लेफ्ट हैंड साइड में लिखा हुआ है। क्या लिखा है? किसी भी विषय से संबंधित सारी सूचना या डाटा को एक जगह पर संग्रहित किया जा सकता है जिसको फाइल कहते हैं। और फोल्डर्स में क्या लिखा है? फाइल्स को एक जगह पर बेहतर सुरक्षा और बेहतर प्रबंध की वजह से संग्रहित किया जाता है जिसको फोल्डर कहते हैं। एक सब्जेक्ट के बारे में अगर हम कुछ लिख रहे हैं, ठीक है, एक विषय से संबंधित सारी सूचना वो फाइल के अंदर लिखेंगे। ठीक है। और फोल्डर के अंदर मल्टीपल फाइल्स आ सकती है। ठीक है। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो, जैसे हम कोई भी फाइल बनाते हैं, ठीक है, स्कूल में फाइल बनाते हैं, प्रोजेक्ट फाइल बनाते हैं, तो वो एक विषय से रिलेटेड होती है ना फाइल। ठीक है। तो ऐसे ही हमने सपोज हमने मैथ की फाइल बनाई, हिंदी की बनाई, इंग्लिश की बनाई। ठीक है। और फिर उन सारी फाइलों को हमने अपने बैग में रख लिया, तो बैग एक तरीके से फोल्डर का काम कर रहा है उस समय। ठीक है। हम फोल्डर के अंदर फोल्डर भी रख सकते हैं और फोल्डर के अंदर फाइल भी रख सकते हैं। ठीक है। लेकिन फाइल के अंदर फाइल रखना या फाइल के अंदर फोल्डर रखना ऐसा नहीं होता। फाइल तो एक ही होती है। हम फाइल को एक दूसरे तरीके से भी समझ सकते हैं। कैसे? अब ध्यान से सुनिएगा। सपोज हमने पेंट नाम का सॉफ्टवेयर ओपन किया कंप्यूटर के अंदर, हमने एक बहुत अच्छी पेंटिंग बनाई। अब हम उस पेंटिंग को सेव करते हैं। अब हमने उस पेंटिंग को सेव कर दिया कंट्रोल प्लस एस से, या फाइल में जाके
फाइल मेनू ओपन करेंगे तो सेव का ऑप्शन आता है, वहाँ से भी हम सेव कर सकते हैं। और हमने फाइल को सेव कर लिया। अब जो पेंट की फाइल वो सेव हुई, दिस इज़ कॉल्ड फाइल। अब वो फाइल बन चुकी है। जैसे ही हमने किसी सॉफ्टवेयर के अंदर कुछ काम किया, या एमएस वर्ड हमने ओपन किया, या एमएस एक्सेल ओपन किया, या पावर पॉइंट ओपन किया, ठीक है, या हम आवाज़ रिकॉर्ड कर रहे हैं, ठीक है, तो वो जो रिकॉर्ड होके आएगी वो क्या है, वो एक फाइल है, वो एक ऑडियो फाइल है, ठीक है। हमने कोई वीडियो बनाई तो वो एक वीडियो फाइल है, ठीक है। हमने कोई डॉक्यूमेंट लिखा तो वो डॉक्यूमेंट फाइल है, ठीक है। और ऐसे बहुत तरह की फाइलें हमारी बन सकती हैं। पीडीएफ फाइल होती है हमारी। पेंट के अंदर अगर हम कुछ सेव करें तो जेपीईजी उसका एक्सटेंशन रहता है, ठीक है। तो हर फाइल का कुछ ना कुछ एक्सटेंशन रहता है। एक्सटेंशन मतलब सेकेंडरी नेम। एक नाम तो वो होता है जो हम देते हैं, उसको बोलते हैं हम प्राइमरी नेम, और एक नाम वो होता है जो कंप्यूटर उसको देता है, वो होता है उसका सेकेंडरी नेम। अगर हम पेंटिंग के अंदर कोई फाइल बना रहे हैं तो कंप्यूटर उसके पीछे अपने आप डॉट जेपीईजी या डॉट पीएनजी ऐसे कुछ शब्द लगा देता है, जिससे फाइल को डिस्टिंग्विश किया जा सके कि ये फाइल कौन से टाइप की है, ठीक है। मतलब टाइप ऑफ फाइल बताने के लिए हम ये सब करते हैं। अब फाइल और फोल्डर कैसे बनाया जाता है उसके कुछ स्टेप्स हैं। सबसे पहले देखो फोल्डर बनाने के स्टेप। कंप्यूटर में जिस जगह पर हमें फ़ोल्डर बनाना है उस जगह पर माउस का पॉइंटर ले जाकर माउस के राइट क्लिक को मतलब दाएं बटन को दबाने से एक मेनू खुल जाता है। उसके बाद न्यू फोल्डर का एक ऑप्शन आएगा, उसको हम सेलेक्ट कर लेंगे। और देखो यहाँ पे आप एग्जांपल देख रहे होंगे। और उसके बाद हमारा न्यू फोल्डर क्रिएट हो जाता है, ठीक है। ऐसे फाइल हमें बनानी है तो टेक्स्ट फाइल बनाने के लिए तो लिखा हुआ है इसमें, फोल्डर पर माउस का पॉइंटर लेकर लेफ्ट बटन से डबल क्लिक करके फोल्डर को खोलें। फोल्डर के अंदर माउस पॉइंटर को लाकर राइट माउस बटन को दबाएं और मेनू में से न्यू टेक्स्ट डॉक्यूमेंट ऑप्शन को चुनें। उसके बाद फाइल का नाम दे दें उसको, ठीक है। इस तरह से हम फाइल को बना सकते हैं, उसको सेव भी कर सकते हैं। ठीक हो गया। तो अब आईसीटी में हमने कुछ बेसिक चीज़ें पढ़ी हैं आज, ठीक है। अब कंप्यूटर के अंदर जो स्टोरेज यूनिट थी, जो चौथे नंबर का था, मैं बता रहा था आपको आगे पढ़ाऊंगा, अब हम उसके बारे में देखते हैं। संग्रह स्थल, स्टोरेज यूनिट मतलब संग्रह स्थल। प्राइमरी स्टोर यूनिट होती है और एक होती है सेकेंडरी, ठीक है। प्राइमरी किसे कहते हैं? कंप्यूटर में सूचना पहले अस्थायी रूप से संग्रह होती है, जिसको बाद में ज़रूरत के अनुसार हम स्थायी बना सकते हैं, ठीक है। मतलब प्राइमरी स्टोर और सेकेंडरी स्टोरेज। प्राइमरी स्टोरेज दो प्रकार की, रैम और रोम। रैम का मतलब रैंडम एक्सेस मेमोरी एंड रोम का मतलब रीड ओनली मेमोरी। और सेकेंडरी मेमोरी क्या होती है? जहाँ पे हमारी परमानेंट रूप से हमारी इंफॉर्मेशन स्टोर रहती है, जैसे सीडी, डीवीडी, आपकी पेन ड्राइव, हार्ड डिस्क, जिप डिस्क, डिस्क ड्राइव, ये सब हमारी सेकेंडरी मेमोरी होती है, ठीक है। इसको हम और इजी लैंग्वेज में समझते हैं, अब ध्यान से सुनिएगा। मेमोरी एक होती है टेम्परेरी मेमोरी और एक होती है हमारी परमानेंट मेमोरी। हम इस तरीके से भी समझ सकते हैं। टेम्परेरी मतलब सपोज़ हम पेंट के अंदर फाइल बना रहे थे, कोई पेंटिंग बना रहे थे, लाइट चली गई, ठीक है। अब लाइट चली गई तो क्या होगा? हमने पेंटिंग को सेव नहीं किया था, तो वो फाइल चली जाएगी। जब हम कंप्यूटर को दोबारा ऑन करेंगे लाइट आने पर तो वो फाइल हमें नहीं मिलेगी, क्योंकि वो हमारी उस समय टेम्परेरी मेमोरी में काम हो रहा था, ठीक है। और अगर हमने उसको सेव कर दिया होता तो वो सेकेंडरी मेमोरी में चली जाती, ठीक है। तो प्राइमरी मेमोरी उसको बोलते हैं जो कंप्यूटर अपने लिए यूज़ करता है। जैसे हम कुछ काम कर रहे हैं, तो हम जो काम कर रहे होंगे, कोई भी करंट में जो भी काम हो रहा है, चाहे हम म्यूजिक सुन रहे हैं या वीडियो देख रहे हैं, अभी आप यूट्यूब पर वीडियो देख रहे हो तो आपकी प्राइमरी मेमोरी यूज़ हो रही है, ठीक है। अगर आप इस वीडियो को सेव कर लोगे तो वो वीडियो आपकी सेकेंडरी मेमोरी में जाके सेव हो जाएगी। लेकिन जब आप उसको फिर से ऑन करोगे तो फिर से वो प्राइमरी मेमोरी में आके ऑन हो जाएगी। अगर लेमैन लैंग्वेज में मैं आपको कहूँ, बिल्कुल सिंपल भाषा में, तो जब भी कंप्यूटर के अंदर करंट में हम जो भी काम कर रहे हैं वो उस समय कंप्यूटर की प्राइमरी मेमोरी का यूज़ होता है। और जब हम उस काम को सेव कर देते हैं तो वो काम कंप्यूटर की प्राइमरी से सेकेंडरी मेमोरी में ट्रांसफ़र हो जाता है। लेकिन जब हम उस काम को फिर से ओपन करेंगे तो वो सेकेंडरी मेमोरी से उठकर प्राइमरी मेमोरी में आ जाता है।
ठीक है, जिसका नाम है रैम। देखो, प्राइमरी मेमोरी हमारी दो है, रैम और रोम। रोम का मतलब क्या है, रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, रोम को अभी हम बाद में देखेंगे, बस ये समझो कि इसका यूज़ तो कंप्यूटर अपने लिए करता है, रीड ओनली मेमोरी है, इसमें हम कुछ राइट नहीं कर सकते। और एक होती है हमारी रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी, इसका हम यूज़ करते हैं। ठीक है, जितनी ज़्यादा हमारी रैम होगी कंप्यूटर को उतना स्पेस मिलेगा काम करने के लिए, उतना सिस्टम हमारा कम हैंग होगा। ठीक है, जितनी ज़्यादा रैम होंगी उतना सिस्टम कम हैंग होगा, क्योंकि उसको उतना स्पेस मिला है काम करने के लिए। ठीक है, तो उतना सिस्टम कम हैंग होगा। और सेकेंडरी मेमोरी जितनी ज़्यादा होगी उतना हम फ्यूचर के लिए उसमें स्टोर करके रख सकते हैं। अब देखो, यहाँ पे कंप्यूटर मेमोरी यूनिट को क्लासिफाई किया गया है। जैसे आपको पता है, हम दूरी को नापने के लिए मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर का यूज़ करते हैं। ठीक है, हमें कोई लिक्विड चीज़ को मापना है तो मिलीलीटर, लीटर, है ना, इस यूनिट का यूज़ करते हैं। ऐसे ही हमें कंप्यूटर के अंदर मेमोरी को मापना है, कितनी मेमोरी है, तो उसके लिए कुछ यूनिट होती हैं उसकी। तो सबसे छोटी यूनिट होती है बिट। एक बिट में एक शब्द आ सकता है, वन या जीरो। ठीक है, मतलब एक, वन या जीरो, जितना स्पेस कंप्यूटर के अंदर घेरते हैं उसको बोलते हैं हम बिट। एक होती है हमारी निबल। निबल होती है 4 बिट का समूह। एक होती है हमारी बाइट। बाइट होती है हमारी 8 बिट का समूह। ठीक है, ऐसे ही किलोबाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट, टेराबाइट, पेटाबाइट, ऐसे पूरी सीरीज होती है ये। 1 किलोबाइट के अंदर 1024 बाइट, 1 मेगाबाइट के अंदर 1024 किलोबाइट, 1 गीगाबाइट के अंदर 1024 मेगाबाइट, और 1 टेराबाइट के अंदर 1024 गीगाबाइट, और 1 पेटाबाइट के अंदर 1024 टेराबाइट। ऐसी और भी होते हैं। इसके बाद एक्जाबाइट आता है ना, इसके बाद जोटाबाइट, येटाबाइट, ऐसे चलते रहते हैं। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया होगा सबके। अब इसमें हम एक सॉफ्टवेयर के बारे में पढ़ेंगे। जी कॉम्प्रेस करके एक सॉफ्टवेयर है। ठीक है, ये कौन सा सॉफ्टवेयर है, इसमें बहुत सारी आपको एक्टिविटी मिलेंगी। जैसे आपको कंप्यूटर डिस्कवरी, कीबोर्ड, माउस, टच स्क्रीन, या रीडिंग करना है, लेटर्स, वर्ड्स, रीडिंग प्रैक्टिस, टाइपिंग टेस्ट। ठीक है, ज्योग्राफी से रिलेटेड, गेम से रिलेटेड। ठीक है, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको इस वेबसाइट पे जाना है। देखो, www.gcompress.net/index-en.html। जैसे ही आप इसको ऑन करोगे तो आपके सिस्टम में आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप जी कॉम्प्रेस सॉफ्टवेयर को डाउनलोड कर लेना। ठीक है, उसके बाद उसको इंस्टॉल कर लेना। इंस्टॉल करने के बाद आपके सामने इस तरह की स्क्रीन दिखाई देगी, नीचे आ रही है जो। ठीक है, हाँ, आप इसको मोबाइल में भी इंस्टॉल कर सकते हो। मोबाइल में जी कॉम्प्रेस करके एक ऐप आता है, आप उसको भी इंस्टॉल कर सकते हो, और अपने कंप्यूटर में भी इंस्टॉल कर सकते हो, दोनों में कर सकते हो। ठीक है, अब आप नीचे इसमें ऑप्शन देख रहे होंगे, बहुत सारे इसमें ऑप्शन आते हैं। जैसे आपको पजल कंप्लीट करनी है, या आपको कोई कीबोर्ड की एक्टिविटी इंस्टॉल करनी है, यूज़ करनी है, तो आप इसको इंस्टॉल करोगे तो आपकी समझ में आएगा इसमें कैसे हमें काम करना है। ठीक आ गया। सुडोकू पजल भी इसमें आती है। पजल आपने सुना होगा, पजल खेलते होंगे आप। ठीक है, कुछ कंप्यूटर की एटिक्यूटीज़ के बारे में बात करते हैं। एटिक्यूटी किसे कहते हैं, एटिक्यूटी बोलते हैं शिष्टाचार को। डूज एंड डोंट्स, जैसे कंप्यूटर पर काम करने से पहले टीचर से परमिशन ले, ये करना है। ठीक है, कंप्यूटर रूम में कोई भी खाने पीने का सामान ना लाएं, ये डोंट्स में आ गया। है ना, कंप्यूटर को गीले हाथ से मत छुएं, ये भी डोंट्स में आ गया। कोई भी कंप्यूटर रूम में शोर ना करे, किसी भी चीज़ को डाउनलोड ना करे, किसी सिस्टम फाइल को संशोधित ना करे, चेंज ना करे, कीज़ को तेज तेज टाइप ना करे, ये डोंट्स में आता है। ठीक है, और डूज में क्या आता है, प्रॉपरली शट डाउन करें कंप्यूटर को। ठीक है, कोई भी माउस पैड का आप धीरे से यूज़ करें। ठीक है, माउस पैड को यथास्थान रख दें, फिर ये डूज में आता है। ठीक है, इसके बाद आप सेल्फ असेसमेंट में ये क्वेश्चन कर लेंगे। ये रिमेंबर पॉइंट है, इनको ध्यान से पढ़ेंगे। पूरा जो हमने आज पढ़ा है उसके बारे में ये बताया गया है। इसमें एक टॉपिक रह गया था, 10वां और 11वां पॉइंट, ये हम देख लेते हैं। एक होता है हमारे पास हार्डवेयर, और एक होता है हमारे पास सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर कंप्यूटर के